अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। वी आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। कौन जीतेगा 2023 बैलन डियोर की बाजी? अर्लिंग हालैंड और मेसी में पड़ गया जोड़। इस पर देखिए एक दिलचस्प रिपोर्ट। यूरो कप 2024 के क्वालिफायर्स में खेले जाने वाले कुछ मैचेस में मुकाबले हुए हैं। इंग्लैंड वर्सेस माल्टा के दरमियान होने वाले मैच में इंग्लैंड ने माल्टा को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। यूरो कप क्वालिफायर्स के दूसरे मैच में फ्रांस वर्सेस जिब्राल्टर के दरमियान मैच फ्रांस ने जिब्राल्टर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। यूरो कप क्वालिफायर्स में तुर्की वर्सेस लाटविया के दरमियान मैच तुर्की की बेहतरीन परफॉर्मेंस लाटविया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में जर्मनी और पोलैंड के दरमियान मैच हुआ और अपसेट कर दिया पोलैंड ने जर्मनी को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर। मेसी के एक्स टीममेट किलियन एम्बापे ने मेसी के बारे में दे दिया है बड़ा बयान। ट्रेबल जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के स्टार्स पर नजरें लग गई बायर्न म्यूनिख की। ये सब कुछ देखिए आज प्रोग्राम गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे 2023 का बैलन डियोर आ रहा है और इसमें बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि इस बाजी को जीतने के लिए मैदान में मौजूद है। एक अर्लिंग हालैंड जो कि इस दफ़ा नज़र आए हैं। आफरीदी कम अरसे में ही अगर बैलन डियोर वो जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी विक्ट्री और बहुत बड़ा एजाज़ वो अपनी इस एज में हासिल कर लेंगे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही है। मैनचेस्टर सिटी का भी हिस्सा है और ट्रेबल जीता है उन्होंने। दूसरी तरफ मेसी है जो वर्ल्ड कप विन कर चुके हैं और उनके कैबिनेट में और उनकी वो जो अलमारी है उसमें तो इसके कोई जगह बनती नहीं क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बैलन डियोर वो ले चुके हैं। तो ये मुकाबला अब सख्त है और करीम बेंजेमा को पिछली दफ़ा मिला था, इस दफ़ा देखते हैं कि अर्लिंग हालैंड और मेसी के दरमियान जो जोड़ पड़ेगा क्या इनके अलावा भी कोई खिलाड़ी है जिसको मिल सकता है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। अर्लिंग हालैंड चैंपियंस लीग जीत चुका है। इसके साथ ही वो अपनी कामयाबी के सफर में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। फुटबॉल सर्कल्स में ये सवाल मुतअद्दिद बार पूछा जा रहा है, क्या ये सब फुटबॉल का सबसे बड़ा इनफरादी एजाज बैलन डियोर अवार्ड जीतने के लिए काफी होगा? ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जो मेसी को अर्लिंग हालैंड की कारकर्दगी पर सबकत दिला देंगी। इनमें सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड कप की फतह है। क्लब फुटबॉल में चैंपियंस लीग का कोई सानी नहीं, मगर इस जीत का वजन वर्ल्ड कप की फतह से ज्यादा नहीं है। 35 साला मेसी कतर में अपनी पेशा वराना जिंदगी के उरूज पर था। उसने अपनी टीम की हर लिहाज से बेहतरीन क़यादत की। उसने मुतअद्दिद मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस पेश की। ज़राए का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद बैलन डियोर अवार्ड किसी और खिलाड़ी को दे दिया जाए। इसको बैलन डियोर अवार्ड दिए जाने की दूसरी बड़ी वजह गोल्डन बॉल है। उसने न सिर्फ शानदार अंदाज में वर्ल्ड कप जीता है बल्कि आलमी चैंपियन होने का एजाज मुनफरिद तरीके से भी हासिल किया है। वैसे तो इसके साथी खिलाड़ी अर्जेंटीनी गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की कारकर्दगी के नीचे मेसी बेचारे का गोल्डन बॉल दब गया और इसका ऐसा चर्चा नहीं हो सका जैसा किया जाना चाहिए था। मगर उसने अपने साथी खिलाड़ी की तरह अपने एजाज का बिल्कुल भी तमस्खर नहीं उड़ाया। मेसी ने 8 मैचों में 7 गोल्स के साथ 3 शानदार असिस्ट भी फराहम की। बैलन डियोर जीतने का अहल होने की उसकी तीसरी बड़ी वजह इसके क्लब कैरियर में कामयाबी है। चाहे पेरिस में उसके सऊदी अरब के दौरे और पीएसजी की पॉलिसियों को संजीदगी से न लेने पर एहतजाज किया गया, मगर बावजूद इसके बहुत से लोगों का ये मानना है कि उसने क्लब की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उसके कोच और फ्रांस के मशहूर खिलाड़ी हेनरी थेरी के पास भी मेसी के इस एहतजाज की जद में आने पर कोई जवाब नहीं था। मेसी ने सीजन के दौरान पीएसजी की जानिब से 41 मैचों में 41 गोल स्कोर किए। अगर क्राउड का दिल बहलाने के लिए ये काफी नहीं था तो इन्हें ना जाने किस बात से खुशी हासिल हो सकती है। उसके मुकाबले में अर्लिंग हालैंड की क्लब परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अर्लिंग हालैंड की गोल स्कोरिंग एबिलिटी और वो मेसी पर कैसे सबकत हासिल कर रहा है, ये सब भी काबिल जिक्र है। दोनों के मवाजने में ये बात नाकाबिल फरामोश है कि दोनों मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात हैं और इनका खेलने का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। शायद मेसी के क्लब में नेमार और एम्बापे की मौजूदगी में ज्यादा स्टारडम शामिल है। हालैंड की टीम मैनचेस्टर सिटी में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान होने वाली सरमायाकारी 1 बिलियन यूरो से भी जायद रही है। इस टीम की क़यादत भी एक लेजेंडरी मैनेजर पेप गार्डियोला ने की है। नाक़दीन का कहना है कि मैनचेस्टर सिटी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी तक बहुत देर से पहुंचे। इतनी बड़ी सरमायाकारी के नतीजे में नताइज शायकीन फुटबॉल के सामने हैं। मेसी की टीम राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई थी और हालैंड ने यूरोप में मेसी से ज्यादा गोल स्कोर कर दिए। हालैंड की बेहतरीन कारकर्दगी में उसे बहुत से बेहतरीन खिलाड़ियों ने भी मदद फराहम की। मेसी और हालैंड के बैलन डियोर के लिए किए जाने वाले मुआवजे में टाइटल विनिंग परफॉर्मेंसेस भी एक अहम वजह है। अर्लिंग हालैंड ने इस सीजन के तमाम 53 मैचेस में 52 गोल्स किए और 9 असिस्ट फराहम की।
फुटबॉल मुबस्सिरीन के मुताबिक ये कहना गलत है कि एर्लिंग हालैंड की कारकर्दगी किसी भी खिलाड़ी से कम रही है। जराए के मुताबिक इसकी कारकर्दगी में ये बात जरूर महसूस की जा सकती है कि वो फैसला कुन मार्कों में इतना मुतासिर कुन नहीं रहा, गोल्स करने में भी नाकाम रहा और फुटबॉल शायकीन पर अच्छा तासुर देने में भी हद दर्जे तक नाकाम रहा। ऐसा FA कप के साथ साथ चैंपियंस लीग के फाइनल में भी देखा गया। उसने अपने कैरियर का बेहतरीन सीजन मध्यम आवाज में खत्म किया, जबकि इससे तवक्को ये की जा रही थी कि इसकी सबकत का डंका पूरे जोरों शोर से बजेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले नॉर्वेजियन खिलाड़ी ने अपने सीजन के आखिरी 8 मैचेस में सिर्फ 1 गोल किया, मगर फिर भी इसने सीजन में जितने गोल्स किए बहुत से सुपरस्टार्स इससे आधे भी नहीं कर पाए। जराए बताते हैं कि बैलन डोर देने के लिए फाइनल्स में इसकी कारकर्दगी का जायजा भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। इस मवाजने के बाद शायकीन अपनी राय बना सकते हैं, मगर बैलन डोर मेसी जीतेगा या हालैंड, इस बारे में तजस्सुस बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही शानदार आपने ये रिपोर्ट देखी। और अफरीदी, बैलन डोर के ऊपर जो है वो एक शो हम पूरा डिटेल में इसी के ऊपर खिलाड़ियों के स्टार्ट्स के ऊपर भी व्यूवर्स हम इंशाल्लाह एक शो लेकर आएंगे जिसमें पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे सिर्फ बैलन डोर को लेकर और क्यों दिया जाता है ये प्लेयर्स को और किसने कितनी दफ़ा जीता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में शामिल करेंगे यूरो कप क्वालिफायर्स के कुछ मैचेस हुए हैं। सबसे पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस माल्टा के दरमियान जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लैंड ने माल्टा को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इंग्लैंड की। अफरीदी, जब जूड बेलिंगम और हैरी केन और आप नाम लें बाकी प्लेयर्स के भी, मेडिसन जैसे प्लेयर्स आपकी टीम में हो तो फिर आप बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। क्या लगता है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस या माल्टा की भी थोड़ी सी आपको एफर्ट नजर आई है इस मैच में? एक्चुअली में और आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें ये यूरो कप क्वालिफायर्स का भी बताएंगे ये क्या है। एक्चुअली में यूरो कप क्वालिफायर्स, क्योंकि यूरो कप 2024 में जर्मनी में मुनक्किद होगा तो उसके लिए क्वालिफिकेशन राउंड, जिस तरह वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं। कोई भी टूर्नामेंट होता है उसके लिए क्वालिफाई करके आप सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट एक ही टीम जा सकती है जो होस्ट नेशन हो, और वो जर्मनी है। इसलिए जर्मनी आप देखें कि उनके फ्रेंडली मैचेस ही चल रहे हैं, वो क्वालिफायर में हिस्सा नहीं ले रहे, ऑटोमेटिक उनको क्वालिफिकेशन मिल चुकी है। और ये यूरोप की टीम्स में से ये यूरोप के लिए, मतलब यूरोप का टॉप कंपटीशन है। अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद वैसे दुनिया का सबसे मोस्ट कंपेटिटिव टूर्नामेंट अगर इंटरनेशनल कहा जाए तो यूरो कप ही है, क्योंकि मोस्टली जो अच्छी टीमें हैं वो यूरोप से ही हैं। अमेरिका से ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना ही हैं मोस्टली। अच्छा, तो क्या इस मैच में आपको लगता है कि इंग्लैंड इससे भी ज़्यादा क्लिनिकल परफॉर्म कर सकती थी जैसे खिलाड़ी हैं उनके पास? ऑब्वियसली उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस तरह की छोटी टीमों के अगेंस्ट पर्सनली ये एक ड्रिल ही होता है कि आपने अपनी टीम को जेल करवाना होता है। और पर्सनली इस मैच में आपको डेक्लन राइस या जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट देके जो आपका बेंच स्ट्रेंथ है उनको आजमाना चाहिए था। और शायद आने वाले मैचेस में करे भी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो अपसेट होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो इनिशियली आप जब अपसेट फेस करते हैं तो बाद में फिर मसला बन जाता है। और अपसेट हुआ भी है एक इन क्वालिफायर्स में। यहाँ पे स्टैट्स इस मैच के देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, क्या जो है वो परफॉर्मेंस दी गई। 16 यहाँ पर शॉट्स आप देख रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, जबकि कोई शॉट्स नहीं लिया माल्टा ने, और शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे इंग्लैंड की तरफ से, कोई शॉट्स ऑन टारगेट नहीं था माल्टा FA का। और पोजेशन आप देख रहे हैं 66% इंग्लैंड के पास था, 34% जो है वो माल्टा के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं 703 पासेस इंग्लैंड। ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने अकेले ही ये मैच खेला है, स्टैट्स देख के लग रहा है। फाउल्स आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स भी देख रहे हैं, 3 मिले इंग्लैंड को, कोई भी नहीं मिला माल्टा को। माल्टा अभी आफरीदी इनके बारे में बताएं, अभी क्या डेवलपिंग जो है वो प्रोसेस से गुजर रही है टीम डेवलप करने में, या इससे पहले हमें तारीख में देखें तो इनकी परफॉर्मेंसेस मिलती हैं? कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेस या तारीख में कोई इनकी बिग अचीवमेंट तो नहीं नज़र आती। ऑब्वियसली बिल्कुल छोटा सा मुल्क है और इनके लिए क्वालिफायर्स खेलना भी बड़ी बात है। किसी तरह अगर क्वालिफाई कर लें तो वो तो फिर ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अपना एफर्ट देते हैं, 100% देते हैं, वो भी एक बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन के लिए। दूसरी तरफ इंग्लैंड को क्लब्स में बाकी क्लब्स में कोई इनकी टीम में कोई ऐसा बड़ा प्लेयर, कोई ऐसी बड़ी टीम के लिए तो इनका कोई खास प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा या नहीं खेलता।
दूसरी तरफ ये है कि इवन अगर इस मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड फर्स्ट गियर से निकली ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एग्जैक्टली जो 30% प्लस पोजीशन भी उनके पास रहा, वो भी पोजीशन भी था, पासेस भी इतने ज़्यादा खेले हैं, उनकी तरफ से कोई शॉट ऑन टारगेट भी कोई भी नहीं था। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए इस मैच में वो है अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गोल भी किया अपनी टीम के लिए। इनके स्टैट्स पे पहले एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या इनके इस मैच में स्टैट्स रहे हैं अलेक्जेंडर आर्नल्ड के। ये आपके सामने 8.9 गोल्स, एक जो है वो किया है, रिकवरीज 10 थी, एक्यूरेट पासेस 89% थे, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 3 थे, टचेस जो है वो 81 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 12 टैकल्स जो वन किए हैं वो 100% हैं। जी हाँ, आपने स्टैट्स देखे अलेक्जेंडर आर्नल्ड के। आफरीदी किस क्लब के लिए खेलते हैं और कैसे प्लेयर हैं, थोड़ा सा बताएं इनके बारे में। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी इस मैच में भी, और इनका कैरियर लिवरपूल के लिए खेलते हैं, और ऑलमोस्ट इस लेवल पे क्रिटिसिज्म इनके ऊपर शुरू हो गया था कि इनका कैरियर ख़त्म हो चुका है और इनको डिफेंस करना नहीं आता, क्योंकि डिफेंडर खेलते थे। और जब 3 साल मुसलसल लिवरपूल प्रीमियर लीग भी जीता, चैंपियंस लीग भी जीता, चैंपियंस लीग के फाइनल में भी पहुंचा, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। फिर एकदम से ये जो सीज़न अभी गुजरा है, एंड तो अच्छा हो गया लेकिन शुरुआत बहुत बुरी थी, और उसमें ये भी एक्सपोज हो रहे थे क्योंकि इनकी जो मोस्टली क्वालिटी थी वो अटैक में ज़्यादा नज़र आते थे, डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी निभाते थे, लेकिन इनके लिए कवर अप के जो मिडफील्डर्स थे वो काफ़ी अच्छी कवर अप कर रहे थे, जॉर्डन हेंडरसन वगैरह। अब कैसे खिलाड़ी हैं, अभी भी उसी में से गुजर रहे हैं, वो जो बैड पैच है या अभी बेहतर हो चुके हैं और अब लिवरपूल से कहीं और जा रहे हैं, लिवरपूल में हैं? एक्चुअली मैं वो बात मैं कंटिन्यू करता हूँ कि फिर इनको क्लॉप ने री इन्वेंट किया, मतलब अच्छा, ऑब्वियसली लिवरपूल को भी डिफेंसिव इशू से ज़्यादा मिडफील्ड में इश्यूज आ रहे थे, तो इनको मिडफील्ड में लेके आए एक मैच में, और उधर से उनका जो फॉर्म वापस ऊपर आया है। अभी इस मैच में इनको शर्ट नंबर भी चेंज करवा दिया था, इंग्लैंड ने 10 नंबर की शर्ट दे दी है, और प्रॉपर एज अ मिडफील्डर इस मैच में खेले, और आपने देखा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो इन्होंने खुद को री इन्वेंट किया है और उसमें क्लॉप को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। पोजीशन चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जी हाँ, ये अलेक्जेंडर आर्नल्ड की परफॉर्मेंस से इंग्लैंड ने जो है वो यूरो कप क्वालिफायर्स के पहले मैच में फतह हासिल की है माल्टा के अगेंस्ट, और 0-4 से क्लिनिकल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो एंट्री कर दी यूरो कप क्वालिफायर्स में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर बात करेंगे यूरो कप क्वालिफायर्स के लिए एक और मैच जो कि जिब्राल्टर वर्सेस फ्रांस के दरमियान हुआ है। जी हाँ, ये वही फ्रांस है जो वर्ल्ड कप की रनर अप टीम है, और फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त हुई थी पेनल्टीज शूट आउट्स पे, और यहाँ पर अपना मैच 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीतने में कामयाब हुआ है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फ्रांस की तरफ से। जिरो जो है, ओलिवर जिरो, उन्होंने पहला गोल किया तीसरे मिनट में, और किलियन एम्बापे, ऑफ कोर्स जब किलियन एम्बापे खेलते हैं फिर गोल तो वो करते ही हैं, और पेनल्टी पे पहला गोल किया पहले हाफ के बिल्कुल आखिरी लम्हात में, और फिर तीसरा गोल जो है वो ऑन गोल हुआ, लेकिन जो असिस्ट था वो किलियन एम्बापे का था। अफरीदी, जिब्राल्टर कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, फ्रांस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी लग रहा है कि ये भी अभी अपने उस गियर में शिफ्ट नहीं हुए थे। ऑब्वियसली उनको कोई एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप देखें वो पहला गोल ही बता रहा है कि तीसरे मिनट में अगर जिब्राल्टर का ये एटीट्यूड है, आप 2 प्लेयर्स देखें डिफेंडर्स जिसके बीच में जुरू ने जंप किया, वो दोनों एक भी प्लेयर ने जंप नहीं किया और ना रोकने की कोशिश की, और जब आप दुनिया की बेस्ट टीम से खेल रहे हो और इस जज्बे के साथ खेले हो, तो फिर तो ये तो अभी भी फ्रांस ने इनके साथ बहुत ज़्यादा सिला रहमी का गुजारा किया कि सिर्फ 3 गोल से इनको शिकस्त। चलें स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के और देखते हैं कि स्टैट्स की क्या सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं, शॉट्स यहाँ पर 31 थे फ्रांस की तरफ से और 2 मिले यहाँ पर जिब्राल्टर को। शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे फ्रांस के तरफ से, जबकि कोई शॉट्स ऑन टारगेट नहीं था जिब्राल्टर की तरफ से। पोजेशन 82% फ्रांस के पास था, 18% था जिब्राल्टर के पास। पासेस आप देख रहे हैं 840 पासेस दिए हैं फ्रांस ने, और पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं 92% थी, और कॉर्नर्स 11 मिले हैं फ्रांस को, 2 मिले हैं जिब्राल्टर को। तो एक वन साइडेड मैच अगर आफरीदी कहा जाए तो फिर ये गलत नहीं होगा, लेकिन आगे जाने वाले मतलब आगे जो इनके मैचेस हैं या ऐसे मैचेस ना आपके ऐसे प्लेयर्स को फॉर्म में ले आते हैं जो फॉर्म में नहीं होते, ऐसा कुछ नज़र आया आपको? जी बिल्कुल, और यही तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप इस तरह के मैचेस खेलते हैं, तो आप फिर उन प्लेयर्स को ज़्यादा चांस देते हैं जो कि जिनमें टैलेंट वाफर मकदार में है, लेकिन वो उनको चांस मिलता उस तरह से नहीं मिलता। तो आप उसको फिर इस तरह के मैचेस में खिलाते हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब जिस भी टीम के खिलाफ आप गोल करते हो, लेकिन अगर नेशनल किट आपने पहनी होती है तो वो आपको बड़ी बूस्ट देता है, मोटिवेशन देता है।
तो फ्रांस के लिए ये क्वालिफिकेशन राउंड ये इस तरह से होगा कि वो अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं, अब किलियन एम्बापे, जूरू वगैरह, अब जूरू की रिप्लेसमेंट भी अब फ्रांस को देखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी कैरियर अपना आखिरी लम्हात ही हैं उनके कैरियर के, 1-2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा खेल लेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं, आप सोच रहे होंगे किलियन एम्बापे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है कामाविंगा। अफरीदी, कामाविंगा आपके ख्याल में फॉर्म में है, अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, या ये वो मैच था जिसमें हमें किलियन एम्बापे और जिरो जैसे प्लेयर्स और बाकी ग्रीजमैन जैसे प्लेयर्स के अंदर कामाविंगा जो है वो नज़र आया, आपने उनको क्यों फीचर किया? एक्चुअली में उनके जब व्यूअर्स अभी स्टैट्स भी देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और अभी अपनी परफॉर्मेंस जो इनके अंदर टैलेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होके बाहर आ रहा है, और क्योंकि रेगुलरली चांस भी नहीं मिलता था, जब चांस मिलना शुरू कर दिया हो गया इनको, तो परफॉर्मेंस भी आ रही है। चलें बिल्कुल स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, कामाविंगा के स्टैट्स इस मैच में क्या थे और किस तरह से परफॉर्म किया उन्होंने। ये आपके सामने है, 9.0 रेटिंग थी, टचेज 128 थे, 9 टैकल से, और एक्यूरेट पासेस 103 आउट ऑफ 108, चांसेस जो क्रिएट किए वो 1 था, टचेस 81 थे, और सक्सेसफुल ड्रिबल्स 3 आउट ऑफ 4। जी हाँ, फ्रांस की बेहतरीन परफॉर्मेंस यूरो क्वालिफायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है एक विन के साथ। नेक्स्ट हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं ये हुआ है फ्रेंडली मैच, और ये है जर्मनी वर्सेस पोलैंड के दरमियान, और यहाँ पर अपसेट किया है पोलैंड ने जर्मनी को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पोलैंड की, जर्मनी कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई, जबकि पोलैंड ने 1 गोल किया 31वें मिनट में। यहाँ पर पोलैंड ने यह मैच जीत लिया। अफरीदी, जर्मनी यहाँ पे फिर हार गया। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कुछ ऐसी ही खेल के अलावा भी हरकत देखने को मिली थी जो कि अच्छी नहीं थी, समझी जाती थी, और उसने काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया। फिर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि फील्ड पर भी वही हरकत और परफॉर्मेंस, फील्ड के बाहर भी। यहाँ पर भी जो है पोलैंड से पहला मैच अपना हार गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और ख़ास करके व्यूअर्स अगला जो यूरो कप 2024 में मुनक्किद होने जा रहा है वो जर्मनी में है। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो ये अपने मुल्क में एम्बेरस हो सकते हैं, ग्रुप स्टेज से ही आगे नहीं निकल पाएंगे। और ये अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि ग्रुप स्टेज में ही वो आउट हो गए थे, और सबसे ज़्यादा सेकेंड टीम है वर्ल्ड कप जीतने वाली, और इतनी इनकी लेगेसी है, और जिस तरह की अभी टीम बन गई है, पॉलिटिकल स्टांसेस ज़्यादा लेती है परफॉर्मेंस से, तो इनको अपनी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे भी, बेशक आप पॉलिटिकल स्टांसेस में हिस्सा लें, लेकिन आपकी अगर परफॉर्मेंस भी अच्छी हो तो फिर आपका जो एक्शंस हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ध्यान जो है वो शायद खेलने के अलावा इन चीज़ों में ज़्यादा है, शायद मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेनिंग तो उस तरह से फोकस नहीं। और यहाँ पर पोलैंड की विक्ट्री को किस तरह से आप देखते हैं? इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है पोलैंड के लिए, और ये भी हमसाया वो सिटीज़ यहाँ आप समझ लें ममालिक हैं, और एक किस्म की राइवलरी है इनके दरमियान भी। जी बिल्कुल। जर्मनी ओवरऑल मतलब हिस्टोरिकली तो बहुत बड़ा एक नेशन है फुटबॉल, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है पोलैंड को जीतने का तो उनके लिए बहुत मेजर एक विक्ट्री, बेशक एक फ्रेंडली मैच ही क्यों ना हो, लेकिन आप जब आर्च राइवल्स जो आपके पड़ोस में एक मुल्क है, वो इवन फुटबॉल सेंस में इतना बड़ा आपके मतलब ना कंट्री इतनी बड़ी है, ना पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, और ना फुटबॉलिंग वाइज उनके पास इतना टैलेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको हराता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के क्या स्टैट्स है और किसकी तरफ से कैसा परफॉर्म किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 26 शॉट्स यहाँ पर जो है वो जर्मनी की तरफ से थे, लेकिन गोल कोई नहीं स्कोर किया। 2 जो थे वो शॉट्स यहाँ पर पोलैंड की तरफ से थे, और शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे जर्मनी की तरफ से, गोल कोई स्कोर नहीं कर पाए। एक जो है वो पोलैंड की तरफ से था, और उसे एक को ही उन्होंने कन्वर्ट किया गोल में। पोजीशन आप देख रहे हैं ज़्यादा था जर्मनी के पास, पासेस भी ज़्यादा थे, पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, फाउल्स भी ज़्यादा थे, और कॉर्नर्स भी 9 मिले जर्मनी को, जबकि 5 ही मिले यहाँ पर पोलैंड को। इन सारी ज़्यादतियों के बावजूद जो है वो यहाँ पर जर्मनी को शिकस्त का सामना हुआ है। पोलैंड ने यह मैच जीती है सिफर के मुकाबले में 1 गोल से, और फ्रेंडली मैच था। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स, और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पहली ट्वीट, और पहली ट्वीट है हमारे पास। वाइल्ड सीन्स एट टर्की स्नैच्ड एट 95th मिनट, विनर सेकंड आफ्टर लैटविया's 94th मिनट इक्वलाइजर। Incredible drama after the hosts were reduced to 10 minutes with 10 minutes left to play। और आफरीदी, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच हुआ है और बहुत ड्रामा था इस मैच में। आफरीदी, कैसे देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को, वो जो आखिरी मिनट का गोल है जिसने तुर्की को फतह दिलाई इन यूरो क्वालिफायर्स में?
जी बहुत ही क्रूशल विक्ट्री थी क्योंकि टर्की आप देखें कि एज अ कंट्री एज अ नेशन वो फुटबॉल में काफ़ी अच्छी टीम है। 2002 में हमने देखा कि सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम बनी हुई थी, सारे मुस्लिम जो उम्मा थी उन्हीं के लिए दुआ, जैसे सऊदी अरब थी इस दफा। जी बिल्कुल, और उसके बाद हमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू इनकी तरफ से नहीं देखने को मिला। हालांकि प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, आप देखें हाकान चालहानोग्लू इंटर मिलान के साथ फाइनल तक पहुंचे थे और मेन ही खिलाड़ी हैं उनके इंटर मिलान के चैंपियंस लीग में। बिल्कुल, बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पर टर्की के लिए ये, और अब नाम चेंज हो गया, टर्की जो है वो कहा जाता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग टर्की ही यूज़ करते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए उस तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है Alessia Russo is on the verge of joining Arsenal after leaving Manchester United on a free transfer। अफरीदी, ये ट्रांसफ़र हो गया फ्री, कैसे देखते हैं और क्या है इसकी अंदर की खबर? जी बहुत बड़ी न्यूज़ है आर्सेनल के लिए भी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी। आप देखें कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेन खिलाड़ी थी, स्ट्राइकर थी, ऑलमोस्ट सारे गोल्स ही यही स्कोर करती थी। और जो इस सीज़न अभी एंड हुआ है उसमें 2 कंपटीशंस के लिए लड़ रही थी, जिसमें चेल्सी ने दोनों कंपटीशन में इनको हराया। लेकिन उस खिलाड़ी को जनवरी में यही आर्सेनल टीम रिकॉर्ड ट्रांसफ़र देने को तैयार थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अच्छा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं बेचना था और उन्होंने डिनाई कर दी वो रिकॉर्ड ऑफर। फिर इनको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना था उसमें इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी दिखाई। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लेट कर दिया और दूसरा मतलब पैसे उस तरह से नहीं दिए, कोई ज़्यादा इनका जो सैलरी कैप था वो नहीं बढ़ाया। तो एक तो इनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन गई कि अब मैं आपकी मेन खिलाड़ी हूँ, आपने मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट सबसे डिले करके फिर आपने टेबल पे रखा भी वो चीज़ जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इन्होंने अब खैर बात कर दिया और फ्री में अब आर्सेनल को ज्वाइन करेंगे। वाह, आर्सेनल के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि फ्री में उनको मिल रही है वही खिलाड़ी जिनको वो बहुत ज़्यादा पैसे देकर लेना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है बायर्न आर इन टॉक्स टू साइन काइल वॉकर विद द डिफेंडर एक्सपेक्टेड टू लीव मैनचेस्टर सिटी दिस समर्स। अफरीदी, ये क्या है काइल वॉकर के बारे में? बायर्न आर रियली इन टॉक्स? एक्चुअली में काइल वॉकर अभी चैंपियंस लीग बल्कि ट्रेबल जीत के मैनचेस्टर सिटी के साथ इन्होंने ट्रेबल जीता था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नजरें तो अब होंगी मैनचेस्टर के खिलाड़ियों के ऊपर। हाँ, और दूसरा ये कि पेप गार्डियोला की टीम में आपको रेगुलर चांस नहीं मिलता। मतलब आप प्लेयर की कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है कि वो मैक्सिमम मिनट्स खेले, जिसकी वजह से हमने कैंसेलो को भी देखा कि वो लोन पे बायर्न म्यूनिख चले गए थे। अब ये परमानेंट शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्लब को और बायर्न म्यूनिख जो था वो उन्होंने ऑफर कर दिए। अब देखते हैं डील कब फाइनलाइज होती है। चलिए, लेट्स सी। और नेक्स्ट हमारे पास है किलियन एम्बापे ने क्या ऐसा बड़ा बयान दिया है मेसी के बारे में, और उन्होंने कहा लियोनेल मेसी डिड नॉट गेट द रिस्पेक्ट ही डिजर्व इन फ्रांस, और बाकी जो डिज़र्व करते थे फ्रांस में वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई मेसी को। आफरीदी, आप कितना अग्री करते हैं इस बात से? 110%, क्योंकि आप देखें कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो टैग था, जो इवन क्वेश्चन मार्क जो रोनाल्डो फैंस भी थे उन्होंने भी अब एडमिट कर लिया है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है मेसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और उस प्लेयर को आप बू करते हो और उनके अगेंस्ट चांट करते हो तो बहुत बड़ी ये एक एम्बेरसमेंट है फ्रांस के लिए भी। और सारे प्लेयर्स, इवन टेरी हेनरी ने एडमिट किया है कि जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे मेसी वो पीएसजी में उनको। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर मेसी एक ऐसे खिलाड़ी है जिसको कोई भी टीम अपने प्लेइंग 11 में 10 मिनट खिलाने के लिए भी जो है वो तैयार है, तो जब आपकी टीम में वो खेल रहे हैं, पूरा मैच खेल रहे हैं, और क्योंकि सिर्फ मेसी की वजह से तो नहीं टीम हार रही ना, आपकी पीछे मैनेजमेंट नहीं है, कोचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं और आपके बाकी प्लेयर्स, ऐसा क्या है कि मेसी, एम्बापे और नेमार तीनों टॉप के प्लेयर्स, और डिफेंडर्स में भी अगर आप देखें तो इतने ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हार रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स खिलाड़ियों में तो नहीं है, फिर तो उन खिलाड़ियों से काम नहीं लिया जा रहा, तो शायद इस वजह से। और मेसी के अलावा भी आफरीदी, आपको नहीं लगता है एम्बापे को और नेमार के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया पीएसजी ने? जी, नेमार के साथ भी यही सलूक पीएसजी के अल्ट्राज ने किया और फैंस ने किया। तो नेमार अब जा रहे हैं ना बार्सिलोना, फिर फाइनल हुआ अभी तक कुछ नहीं? अभी डील, क्योंकि उनका जो है वो मल्टीपल टीम्स यूनाइटेड भी चाह रही है ना, कि न्यूकासल भी है, अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है, इवन चेल्सी भी रेस में है, मैनचेस्टर लीग वाले नहीं आए अभी नेमार की तरफ? सऊदी प्रो लीग वाले आए हैं, लेकिन सऊदी प्रो लीग, क्योंकि वो भी बात चल रही थी कि सऊदी प्रो लीग में भी इनको ऑफर मिली है। अच्छा। लेकिन अभी मुझे पर्सनली लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक इनको यूरोप में ही रहना चाहिए।
और उसके बाद फिर बेशक चले जाएँ। चलिए लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है नेमार का। और यहाँ पर बात हम कर रहे थे पीएसजी की, जो कि रिस्पेक्ट उन्हें नहीं दी किलियन एम्बापे ने, ये कहा है। और अब किलियन एम्बापे भी चाह रहे हैं, मेसी तो ऑलरेडी इंटर मियामी के लिए जो है वो जा चुके हैं। और ये आज के प्रोग्राम में कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स और कुछ न्यूज़। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देख रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।